सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा अर्जेंटीना। आपको पता है फीफा विश्व कप 2022 ये इसका कौन सा संस्करण था? 22वां ही संस्करण था 2022 में। कहां पे हो रहा था? कतर में हो रहा था। और याद रखना ये पहला अरब देश है जहां पे फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया। 20 नवंबर को ये शुरू हुआ था और अभी 18 दिसंबर को ये समाप्त हो चुका है और इसे जीत लिया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 36 सालों के बाद इसको जीता है और अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार खिताब जीता है। इससे पहले 1978 में, 1986 में और अभी 2022 में ये इसने खिताब जीता। बात करेंगे अर्जेंटीना ने तो जीता किस टीम को हराया या उपविजेता कौन रहा, तो आंसर होगा फ्रांस। और अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, इन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है। और फ्रांस के जो एक प्लेयर हैं उनका नाम है किलियन एम्बाप्पे। उन्होंने सबसे ज्यादा गोल दागे, कितने? 8, इसलिए उन्हें गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है। और अर्जेंटीना के हैं एमिलियानो मार्टिनेज, तो बेस्ट गोलकीपर के लिए उन्हें गोल्डन ग्लव का पुरस्कार मिला। और भी अवार्ड मिले, उनकी लिस्ट में यहां पे लगा रहा हूं। बाकी ये 3 नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। गोल्डन बॉल किसे मिला, गोल्डन बूट किसे मिला और गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला। अच्छा, और क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां से? तो आपसे पूछा जा सकता है इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था, तो आंसर होगा लाइब। अगर आपसे पूछे इसका आदर्श वाक्य यानी कि इसका मोटो क्या रहा, तो एक्सपेक्ट अमेजिंग यानी कि कमाल की अपेक्षा करें। इसका नारा यानी कि स्लोगन क्या था? नाउ इज ऑल। और इसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल हुई है उसका नाम क्या था? अल रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। अदिदास ने इसको बनाया। और फाइनल में जो मैच हुआ था उसमें जो फुटबॉल थी उसका नाम है अल हिलम, इसका मतलब होता है ड्रीम। तो याद रखना फाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ, अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हरा करके। अच्छा, ये 2022 वाला कौन सा संस्करण है? आपने कहा 22वां संस्करण है। अगर हम कहें कि पहला संस्करण इसका कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। पुरुषों के फुटबॉल क्लब की बात कर रहे हैं, पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम। 1930 में हुआ था। कहां पे? उरुग्वे में। और उरुग्वे ने ही उसको जीता था, अर्जेंटीना को हराया था उस वक्त। और इससे पिछला वाला यानी कि 21वां ये 2018 में हुआ था, रशिया में हुआ था, उसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। और अभी तक सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है, तो ब्राजील ने जीता है 5 बार वर्ल्ड कप को। और बात करें अगर अगला जो फीफा विश्व कप है वो कहां पे होगा, तो वो 3 देशों में होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही है। और देखो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आज बना करके आपको दे दूंगा, मुझे समय नहीं मिल पाया इसलिए मैं बना नहीं पाया। और यहां पे एक्स्ट्रा क्या चीज मैं आपको दूंगा, मैं एक्स्ट्रा चीज ये आपको दूंगा कि 2022 में फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बने हैं, कोई कप या कोई ट्रॉफी किसी ने जीती है या कोई प्लेयर ऑफ द मैच बना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना या कोई अपॉइंटमेंट, मतलब फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न अपन ने करंट अफेयर्स में पढ़े थे वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे ताकि साथ के साथ उनका भी रिवीजन हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। बाकी फीफा की थोड़ी सी बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। तो ये आप ध्यान रखना। अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में अभी किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति यानी कि चांसलर नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। आप जानते हो हमारे रेल मंत्री हैं ये अश्विनी वैष्णव, और इन्हीं को अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। वे इस गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा में है इसके पहले चांसलर बने हैं। और राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने डॉक्टर मनोज चौधरी को पहले वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। तो चांसलर तो कौन? अश्विनी वैष्णव। वाइस चांसलर कौन बने? डॉक्टर मनोज चौधरी। आपको याद होगा इसी साल अगस्त में हम लोगों ने पढ़ा था जो रेल यूनिवर्सिटी है वडोदरा उसका नाम बदल करके गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया था। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसकी पहली अश्वेत महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। नाम बताइए उनका क्या है। बाकी आप जानते हो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। और इनका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इनका स्पोर्ट्स अगर आपसे पूछे तो ये वेटलिफ्टर है और 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। अब एक और होमवर्क प्रश्न लिखो अपना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले
भारतीय कौन रहे? कर्णम मल्लेश्वरी तो पहली भारतीय महिला थी। मैं अब जो आपसे पूछ रहा हूं, पहले भारतीय कौन थे पुरुषों में, वो बताइए। हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो पहलवान थे, अब नाम उनका आप बता दो। बाकी आप जानते हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और पीटी उषा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी थी। अच्छा, होमवर्क प्रश्न नोट ही कर रहे हो तो एक और नोट कर लो। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? एंजेला मर्केल की जगह नए आए थे, उनका नाम बताओ। अच्छा, इसके अलावा याद होना चाहिए आपको, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन इस साल कहां पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में यानी कि साइंटिफिक पब्लिकेशन की रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और याद रखना, ये जो रिपोर्ट है ये 2020 की रैंकिंग बता रही है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है। 2010 में अगर बात करोगे तो भारत 7वें स्थान पे था। मतलब 2010 में देश में 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए गए थे, जो अभी 2020 में बढ़कर कितने हो गए? 1,49,213 हो गए। और अगर रैंक में आपसे पूछेंगे, वैसे अगर ये प्रश्न आता है तो रैंक ही आपसे पूछेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने पेपर प्रकाशित किए गए थे, ये तो एज अ जनरल मैं आपको बता रहा हूं। तो रैंक है तीसरी। और इस मामले में अगर बात करें टॉप पर कौन है, तो चाइना टॉप पर है, सेकंड पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है। और हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। अच्छा, कुछ रैंकिंग एंड इंडेक्सेस के प्रश्न देखते हैं जो 2022 में इंपॉर्टेंट रहे। जैसे कि अगर बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की, और इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें टॉप पे डेनमार्क रहा था, भारत सबसे लास्ट में था, 180वें स्थान पे था। वहीं अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करोगे, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया, इसमें टॉप पे नॉर्वे था, भारत 150वें स्थान पे था। अगर विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें टॉप पे फिनलैंड था, भारत 136 नंबर पे था। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करोगे, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, इसमें टॉप पे आइसलैंड था और इसमें भारत 135 नंबर पे था। वहीं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात करोगे तो इसमें आइसलैंड टॉप पे रहा, भारत 135 नंबर पे ही था। याद रखना, दो इंडेक्स हैं जिसमें भारत 135 नंबर पर है, एक तो ये शांति सूचकांक और वो जेंडर गैप इंडेक्स। वहीं अगर मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया, इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड था, भारत 132 नंबर पे था। और बात करें विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की, तो इसमें टॉप पे सिंगापुर था और भारत इसमें 131 नंबर पे रहा। सतत विकास रिपोर्ट 2022 की बात करेंगे तो फिनलैंड इसमें टॉप पे था, भारत 121वें स्थान पे था। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करोगे तो इसमें भारत 107वें स्थान पे था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे जो आपने पढ़े थे, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं, चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो हर साल 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बनाए रखना और अल्पसंख्यकों के सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करना। और इस बार की थीम की बात करोगे तो वो क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अच्छा, वैसे हमारे वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? पहले कौन थे? मुख्तार अब्बास नकवी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर आप जानते हो इसका अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज दिया गया था किसको? तो स्मृति ईरानी, याद रखना। और इसी तरह से स्टील मंत्री ने भी पद छोड़ दिया था, वो पहले मंत्री थे रामचंद्र सिंह, और फिर उनका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था? जो अभी हवाई जहाज चलाते हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो रिवाइज कर लेते हैं। दिसंबर में कौन कौन से डे हमने पढ़े हैं? तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। 2 दिसंबर को 3 डे होते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस।
फिर 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे होता है और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया। बीच में 6 दिसंबर होता है, उस दिन भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया था। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया। 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे भी मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया था और अभी 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया। तो दिसंबर के ये इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा सीजन ये किसने जीता? तो आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने। तो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 की बात कर रहे हैं। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो नवा संस्करण है, जिसका भी फाइनल मुंबई में हुआ था। और इसको किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। और इसने किसको हराया, यानी कि उप विजेता कौन है? तो पुणेरी पल्टन है। और इसका अगर टाइटल स्पॉन्सर पूछे तो वीवो है। बात करें पिछला वाला जो सीजन था, 8वां सीजन, वो किसने जीता था? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। और जो इसका पहला सीजन है वो हुआ था सन 2014 में, उसको भी जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता था। इंडियन प्रीमियर लीग अभी 2022 में आपको याद है ना, 15वां संस्करण हुआ था। कहां पे हुआ था? भारत में। और जीता किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता है। ये तो बिल्कुल नई नवेली सी है टीम, उसने जीत लिया। और किसको हराया? जो पहला संस्करण जिसने जीता था ना, राजस्थान रॉयल ने, उसी को हरा दिया। इसीलिए मैंने कहा ऐसा हर जगह नहीं होता। अच्छा, कुछ और कप्स एंड ट्रॉफीज को एक बार रिवाइज करते हैं। तो जैसे कि बैडमिंटन के 2 कप तो आपको हमेशा याद रखने हैं, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप का संबंध पुरुषों के बैडमिंटन टूर्नामेंट से है, तो उबेर कप का महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। थॉमस कप ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत ने इसको जीता है। किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया। और आप जानते भी हो, अभी G20 की अध्यक्षता हमारे पास आ गई है। कहां से आई? इंडोनेशिया से आई है। उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीता, चाइना को हरा करके। अगर पूछे डूरंड कप इसको किसने जीता, पहले तो ये बताओ डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अभी ये इसका 13वां संस्करण हुआ था, जिसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। अच्छा, अगर आपसे पूछे डूरंड कप, तो डूरंड कप पहले तो ये बताओ उसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और अभी 13वां संस्करण हुआ था, जिसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। इस बार इसका 75वां एडिशन हुआ था, जिसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। अगर पूछे दलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता? वेस्ट जोन ने जीता है साउथ जोन को हरा करके। रणजी को जीता है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। और अभी पुरुषों का एशिया कप जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा करके। और महिलाओं का जो एशिया कप हुआ था बांग्लादेश में, उसको भारत ने जीत लिया श्रीलंका को हरा करके। तो ये सब भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया? तो आंसर होगा ईरान। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। इसके 6 अंग होते हैं, उन्हीं में से एक है ECOSOC, इकोसोक, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद, जिसके टोटल सदस्य देश है 54। और इसमें जो महिला आयोग है उससे अभी ईरान को बाहर कर दिया गया। क्यों करा? क्या कारण है? तो कारण यह है कि ईरान में लैंगिक भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी एक मुद्दा काफी चर्चा में था, आप लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में। एक लड़की थी या महिला थी, उनका नाम था अमीनी। उन्होंने वहां पे हिजाब नहीं पहना, तो वहां की जो धार्मिक पुलिस होती है ना, धार्मिक मामलों को देखने के लिए एक पुलिस बनाई हुई है उन लोगों ने। तो उन लोगों ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में उस महिला की मौत भी हो गई। और तब से ही वहां पे महिलाएं हिजाब के विरोध में पन कर रही है। वहां की वैसे पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक आ गया था, इसके कारण मौत हो गई, लेकिन वहां पे और हर जगह उसका विरोध चल रहा है इस बात का। पूरे विश्व में मतलब महिलाएं अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रही है उनको। तो इसी जेंडर इनइक्वलिटी के कारण ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया। तो ये जो इकोसोक है, इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे भी इसे ध्यान रख लो। वैसे यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है।
बाकी यूनाइटेड नेशन की बात करोगे तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि खुद पुर्तगाल से हैं। अच्छा, बाकी बात यहाँ पे ईरान की है, तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल इसकी तेहरान है और करेंसी अब नई हो गई है तोमान। अच्छा, ईरान से भी अभी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का निधन हो गया, वे ईरान से ही थे। और ईरान, याद रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर बन गया है। और रामसर स्थान ये ईरान में ही है। एक्चुअली में यहीं पे 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था। इसी को रामसर कन्वेंशन कहते हैं और इसी कारण से 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे वर्तमान में अगर बात करोगे तो भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो 75 है। आज़ादी का 75वां महोत्सव, याद आया कैसे कैसे जल्दी जल्दी उन्होंने टारगेट पूरा किया था 75 का। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आज के हिसाब से बात कर रहे हैं, आगे बदल जाएगी तो मत कहना। तो इतनी चीज़ें आप याद रखें, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 ये अभी किस सरकारी निगम को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा NMDC। कौन सा अवार्ड है ये? IEI उद्योग उत्कृष्टता अवार्ड 2022। IEI का मतलब हो गया इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। और किसे मिला ये अवार्ड? NMDC को, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। कहाँ मिला? चेन्नई में। तो देश में लौह अयस्क यानी कि आयरन और के सबसे बड़े उत्पादक यानी कि NMDC को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए यह अवार्ड दिया गया। NMDC का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? हैदराबाद में। स्थापना होती है 1958 में। अच्छा, आप मुझे बताओ, भारत में अभी वर्तमान में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? अभी 12 है। महारत्न 12 है, नवरत्न भी 12 है, लेकिन मिनी रत्न 73 है। अभी 12वीं महारत्न कंपनी बनी थी REC। अच्छा, जो लोहा है ना, आयरन, वो आमतौर पर मैग्नेटाइट या हेमेटाइट या लिमोनाइट से मिलता है। ये आयरन और है, लौह अयस्क है, इन्हीं से लोहा निकाला जाता है, लोहा मिलता है। और अगर भारत में बात करोगे तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हेमेटाइट, ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बाकी के मुकाबले। और अगर भारत में लौह इस्पात संयंत्र की बात करेंगे, आयरन स्टील प्लांट की बात करेंगे, तो पहले तो आप टिस्को के बारे में याद रखना। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कहाँ पे? साकची में। इसका मुख्यालय भी आपको मिलेगा जमशेदपुर में। बाकी बोकारो स्टील प्लांट, ये कहाँ पर है? ये झारखंड में आपको मिलेगा। USSR की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की बात करेंगे, उड़ीसा में मिलेगा, जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया था। एक भिलाई आयरन स्टील प्लांट की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, इसको भी USSR की सहायता मिली थी। और एक दुर्गापुरा भी याद रखना, वो पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उसको इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। और ये जो लास्ट के 3 है ना, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, इनकी जो स्थापना है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत हुई थी। बाकी जो बोकारो आयरन स्टील प्लांट है, 3rd 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संघ के नए प्रमुख बने थे। उनका नाम क्या है? सतीश पाई है। अच्छा, जब भी हम केरल की बात करते हैं, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मोनाजाइट रेत है, मृदा है, सर्वाधिक भारत में देखोगे तो केरल तट पे पाई जाती है। और उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम मिलता है उसमें, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। तो भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। अब आप खुद ही देख लो, पुर्तगालियों ने 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि पूरे 450 साल गोवा पर शासन किया था। और इस साल ये इसकी 61वीं ही वर्षगांठ है। अच्छा, पूछे अगर आपसे कि इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आंसर होगा ऑपरेशन विजय। एक ऑपरेशन विजय आपको याद होगा, 2 ऑपरेशन विजय थे। एक तो ये वाला हो गया, गोवा को मुक्त कराया था, और एक कारगिल वाला हो गया, 1999 वाला। अच्छा, ये तो गोवा मुक्ति दिवस हो गया जो आपने 19 दिसंबर को मनाया, जैसे गोवा लिबरेशन डे बोलेंगे अंग्रेजी में। एक गोवा क्रांति दिवस भी होता है, वो कब होता है? वो 18 जून को होता है। और एक गोवा स्थापना दिवस भी याद रखना, 30 मई को मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में द लाइट वी कैरी नाम की बुक को किसने लिखा?
तो आंसर होगा मिशेल ओबामा ने। तो इस बुक का पूरा नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, जिसे लिखा है मिशेल ओबामा ने। आप जानते हो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनकी वाइफ है ये। बाकी हमारे पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच थे सोजर्ड मारिज ने, अभी विल पावर नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। बॉब डायलन की बात करेंगे, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक को लिखा इन्होंने। और रेने नाबा फ्रांसीसी लेखक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आंसर होगा INS मोरमुगाओ। तो अभी 18 दिसंबर को हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, तो अभी उन्होंने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी कि INS मोरमुगाओ को कमीशन किया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरा युद्धपोत है, जिसके तहत 2025 तक 2 और युद्धपोत तैयार किए जाएंगे। और पिछले साल पहला प्रोजेक्ट 15B युद्धपोत INS विशाखापत्तनम था, अभी ये दूसरा आ गया INS मोरमुगाओ। और अगले 2 कौन से होंगे? एक तो INS इम्फाल होगा और एक INS सूरत होगा, ये भी ध्यान रख लो। और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि आयरलैंड के अभी प्रधानमंत्री किसे चुना गया फिर से? तो आंसर होगा लियो वरादकर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।